हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएसएस एजुकेशन। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि नेक्स्ट वीडियो कब से आ रहा है। बहुत दिनों से इनएक्टिव था, कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण मैं नहीं था यहाँ पे। तो इस 2020 न्यू ईयर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल साइंस से। ठीक है, ये हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लगभग 20 to 30 सेट आएंगे, जिसमें से आप लोग क्या सीखेंगे, पूरा का पूरा जो जेएसएससी सीजीएल लेवल का जो झारखंड में जितने सारे एग्जाम होते हैं वो सारे का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। जो भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी होंगे उनको यहाँ एनिमेशन से सिखाया जाएगा और वो इतने अच्छी तरीके से इसको ग्रैब कर पाएंगे कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये बड़ा शानदार लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको पूरा अंत तक देखिए और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप व्हाट्सएप से जुड़े और फेसबुक में जाके कमेंट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ से मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन विच रिमेन्स कांस्टेंट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के लिए होंगे, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है, तो आप लोग इसे बड़े आराम से कोई भी लैंग्वेज वाले इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जो श्रृंखलन संयोजन होता है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सब सीरीज में लगा हुआ है, सब श्रृंखलन संयोजन में है। तो इसमें बोल रहा है इसमें क्या सेम रहता है, करंट, वोल्टेज दोनों या कोई भी नहीं। तो आप देखिए ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये यहाँ आप इसको सेल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा। तो आप देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा I, मान लिया यहाँ करंट है तो यहाँ से भी I करंट जाएगा, इससे भी I जाएगा, इससे भी I जाएगा। तो जो श्रृंखलन संयोजन होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम होता है। ठीक है, अब बात कर लें एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे ये देखिए ये बैटरी है, यहाँ पे ये एनिमेशन से आपको पता चल रहा होगा कि अगर मान लीजिए 5 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो जितना वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस आएगा, यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर नापेंगे तो यहाँ भी हमको 5 वोल्ट ही आएगा और यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर नाप लेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी हमको 5 वोल्ट ही दिखाएगा। तो याद करने वाला बात है कि जो दो तरह का संयोजन होता है, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सही होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ करंट इधर से इधर मूव कर रहा है तो हर जगह आई ही जा रहा है और यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, वो अपशिष्ट होता है, उसको छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, उससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो, जैसे जो प्लास्टिक्स हो गया, जितने सारे प्लास्टिक्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो इनसे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं। क्या दफना देने से ये काम चल जाएगा? नहीं, दफनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो इसे डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो इसे जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे बोलते हैं कि अगर कोई खाना वगैरह आप जमीन में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, ये इसे तोड़ नहीं सकते, करोड़ों वर्षों तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो डिकम्पोजिशन तो हम लोग नहीं कर सकते इसका। ठीक है, डंपिंग करने से भी हमें कोई फायदा नहीं है, अगर मान लें यहाँ पे डंप कर दे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम इसे जला देते हैं तो क्या होगा, ये हमारे टॉक्सिक गैसेस यहाँ पे निकलेंगे जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है रिसाइकलिंग करना। तो जहां भी नॉन बायोडिग्रेडेबल आ जाएगा या गैर बायोडिग्रेडेबल आ जाएगा तो हम लोग उसको रिसाइकलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता गिरावट या फिर लीफ फॉल किसके द्वारा होता है। ये देखिए फ्लोरिजेन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल भी बोलते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्लांट हार्मोन है। अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब प्लांट हार्मोन में, जैसे कि मनुष्यों में हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो पत्ता गिरावट के लिए होता है। ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सिन के बारे में पढ़ें तो ऑक्सिन क्या करता है, ये सेल को बढ़ाता है। ठीक है, ये सेल को जैसे मान लीजिए पौधा है तो ऑक्सिन क्या करता है, सेल को बढ़ाता है, मतलब जो कोशिका होता है उसको ग्रो करता है। लेकिन ये क्या ग्रो करता है, इधर जो टिप में होता है, जो ऊपरी सतह में होता है, उसको ये ग्रो करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गिबरलिंस में। गिबरलिंस क्या करता है, ये भी कोशिका को बढ़ाता है लेकिन ये तना वाली कोशिका को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है,
अब आता है साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट बच गया हम लोग का एब्सिस एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है और फूल पत्ते गिरने में इसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो लीफ फॉल होता है वो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा ही होगा हिस्ट्री का। ठीक है, और भी जैसे 9, 10 बचे हुए हैं वो प्रोग्रेस में है, वो आप लोगों को वीडियो मिलेगा, जल्द मिलेगा। और आप लोगों ने ज्योग्राफी भी देखा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। ठीक है, मेरा तो अभी हम लोग 1 मिलियन व्यू सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ के कमेंट बहुत शानदार होते हैं, तो मैं कुछ कुछ हमेशा हर वीडियो में ऐड करता रहूंगा। जैसे सावित्री बोलती हैं कि आपकी सारी वीडियो देखकर बहुत अच्छे से याद हो गई है, किस्मत है जो आपसे पढ़ने का मौका मिला है। थैंक यू सावित्री इतनी अच्छी कमेंट के लिए। ठीक, आकाश शर्मा बोलते हैं आप तो एकदम गर्दा कर दिए यार भाई, ऐसा कमेंट लाते कहाँ से आप थैंक यू यार। और राम प्रसाद गुराई जी बोल रहे हैं सुपर लाजवाब, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर ऑल दिस लव। मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एक से एक वीडियो बनाता रहूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयोजीन क्या है। इयोजीन एक इंडिकेटर है, लेकिन ये किस टाइप का इंडिकेटर है, प्राकृतिक है, सिंथेटिक है, यूनिवर्सल है या ओल्ड फैक्ट्री है। ये जो इयोसिन है ये ब्लू कलर का होता है, आप देखिएगा ये एक तरह से मैंने बैंगनी है। ठीक है, ब्लू एक्चुअली नहीं है, ये बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, तो ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक मतलब हो गया मानव निर्मित। ठीक है, ये एक मानव निर्मित इंडिकेटर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो उत्तक होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, उसको कैरेक्टराइज करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इयोसिन आप कौन सा इंडिकेटर है, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मानव निर्मित। अब देखिए ये जो लाल चींटियां आप देख रहे हैं, ये जो लाल चींटियां घूम रही हैं, इनमें हम लोग को सबको पता है क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्म नाम कहाँ से आया, ये फॉर्मिक एसिड वहां से आया है कि इनके जो चींटियों में फॉर्मिक एसिड होता है तो इनको ग्रीक में बोला जाता है फोर्मा। ठीक है, तो उसी से नाम आया फॉर्मिक एसिड। तो लाल चींटियां जो उनको ग्रीक में क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है फोरम। ठीक है, और उनमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड। एक क्वेश्चन है देखिए, एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी लगाया गया है अक्रॉस इलेक्ट्रिक हीटर और उसका प्रतिरोध कितना है, 44 ओम है। बोल रहा है इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो देखिए ये सर्किट डायग्राम है, ये ओपन स्विच है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी स्विच ऑन नहीं किया गया है इसलिए ओपन है, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ देखिए बत्ती जल गया, यहाँ ये भी क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब जो बैटरी है ये 220 वोल्ट का है, ये 220 वोल्ट का है। यहाँ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओम का है। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पे करंट कितना होगा, तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R हो जाएगा। तो हम लोग वोल्टेज कितना दिया हुआ यहाँ पे 220 है और रेजिस्टेंस कितना है 44 है। 11 से काट दिए, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 4 4 5 20 मतलब 5 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड में क्या क्या होता है मेनली, वो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स होता है और व्हाइट ब्लड सेल जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। तो इसमें से जो द्रव मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो द्रव मैट्रिक्स है यहाँ पे देखिए इसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो उत्सर्जन अंग है, जो हमारे एक्सक्रीशन हम लोग जो करते हैं, ठीक है, जो मानव बॉडी में एक्सक्रीशन होता है उससे जुड़े कौन कौन अंग है और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। हमारे जो एक्सक्रीशन अंग है वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं या निकास अंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्किन है, ठीक है, जिससे हम लोग पसीना वगैरह एक्सक्रीट करते हैं, लंग्स है, ठीक है, लीवर है, रेक्टम है और किडनी है। ये हमारे जो ऑर्गन्स है ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, जो लिम्फ वेसल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। लिम्फ वाहिकाओं को आप कोशिका वाहिनियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये फोटो में आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे,
कि ये जो ग्रीन कलर्स वाले हैं, ठीक है, ये लिम्फ वाहिनियां हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लसिका का वहन करते हैं, ठीक है, लसिका का ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर ये करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक्स बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, ठीक है। पहले हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें से सूरज से ये क्या ग्रहण करते हैं, लाइट ग्रहण करते हैं, ठीक है। जमीन से क्या ग्रहण कर रहे हैं, वाटर और मिनरल ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, और ये उसके बाद से अपना खाना बनाते हैं और हमारे लिए ये ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है, वो डार्क रिएक्शन के लिए हम लोग सनलाइट की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप से क्वेश्चन है। इस बैटरी 24 वोल्ट का है और एम्पियर दिया हुआ, यहाँ पे इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका प्रतिरोध कितना है। फिर से हम लोग वही करेंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर, वोल्टेज हम लोग को दिया है वह 24, एम्पियर दिया हुआ 0.24 गुने रेजिस्टेंस, तो R बराबर कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 0.24, इसको हटाएंगे यहाँ आ जाएगा 100, 24 कट गया बचा 100, तो ये 100 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगा होगा। एक सामान्य मानवीय आंख के लिए विशिष्ट दूरी लगभग कितनी है, जो हम लोग देख सकते हैं बहुत आराम से, जो मानवीय आंख के लिए विशिष्ट दूरी है वो लगभग कितनी है। ये देखिए, ये मैंने फोटो दिखाया यहाँ पे, ठीक है, कि नियर पॉइंट ऑफ द आई कितना हमारा, ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल जनरली अ सुपीरियर मेटल लाइक सिल्वर, क्रोमियम और निकल, इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक धातु जमा करने की प्रक्रिया आमतौर पर चांदी, क्रोमियम, निकल जैसे बेहतर धातु के इन्हें एक अन्य धातु पर क्या कहा जाता है। तो इसको समझते हैं पहले। ऑप्शन आपके पास है थिनिंग, गैल्वेनाइजेशन, विद्युत, मिश्र धातु। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जब यहाँ से पावर सोर्स से बैटरी लगा पावर सोर्स दिया जाता है, तो यहाँ से उठ के इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे दूसरे में वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जिसको हम लोग उपचयन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूं, उपचयन और अपचयन आप पढ़े होंगे कि उपचयन और अपचयन दो प्रक्रिया जो एक साथ एक रिएक्शन में होता है, एक ही समीकरण में होता है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ पे अपना लॉस करके ये कॉपर बन जा रहा है, और ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीजन लेकर के यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। तो ऑक्सीजन का जो छूटने वाला होता है, जो ऑक्सीजन लूज करता है, उसको रिडक्शन प्रक्रिया बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो दोनों में एक ये दोनों रिएक्शन जिसमें एक साथ होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमको दिया हुआ 200 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, 0.5 ओम का करंट दिया हुआ है, तो हमको इसमें पोटेंशियल मतलब वोल्टेज पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो सेम हम लोग काम करेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, हमको V निकालना है। यहाँ पे करंट दिया हुआ 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 200, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 100 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट का यहाँ बैटरी लगा होगा, ठीक है। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वेलरी में इस्तेमाल कार्बन का जो एलोट्रोप होता है, ठीक है, जिसको अप्रूव बोलते हैं, वो कौन है, मतलब कार्बन का अप्रूव कौन है जो ज्वेलरी में यूज होता है, सोना, चांदी, हीरा, सीसा, ये सबको जानते हैं कार्बन का अप्रूव कौन है, हीरा है, ठीक है। तो कार्बन के 4 अप्रूव होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन और ग्रेफेन, ठीक है। तो ये देखिए, ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है, ये फुलेरिन है और ये ग्राफेन है। आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि फुलेरिन किसका अप्रूफ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का अप्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइनी हेयर्स आर मूव थ्रू द वाइब्रेशन इन फ्लूइड, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। छोटे बाल द्रव्य में कंपन की वजह से हट जाते हैं। तो ये हमारे कान से रिलेटेड है, तो मैं सबसे पहले अपने कान के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारे कान का एक फोटो है, ठीक है, जो हमारे ईयर्स होते हैं, जो साउंड वेव्स यहाँ पे आता है, ठीक है, वेव्स की तरह, जो यहाँ पे ईयर ड्रम्स है,
ठीक है, ये ईयर कनाल है जिसके थ्रू यहाँ पे आवाज आता है, और यहाँ पे ईयर ड्रम्स है, ईयर ड्रम्स यहाँ पे आवाज हम लोग को यहाँ पे सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ईयर बोन्स जो है वाइब्रेट करता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑडिटरी नर्व्स है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो हमारे दिमाग को पहुंचाता है। और यहाँ पे जो कॉल्किया है, ठीक है, इसको कॉल्किया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो कान होते हैं, जो ड्रम्स यहाँ पे बजता है वो वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे जितने सारे ये जो होता है यहाँ पे छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो कंपन की तरह से यहाँ से वो निकल जाते हैं। ठीक है, छोटे जो बाल होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये कॉल्किया है जहां से कंपन की वजह से वो बाल वहां से हट जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉल्किया। एक और क्वेश्चन हमारे सामने कि भोजन नलिका, जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन नलिका के अनावश्यक तरंगों जैसी गति को क्या कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं तो एक मोशन होता है, एक मूवमेंट होता है हमारे खाने का, उसको क्या बोलते हैं। आप देखिए इस फोटो में, ये देखिए खाना हमारे बॉडी में पहुंच रहा है, तो ये देखिए जो खाना पहुंच रहा है तो ऊपर से ये एक तरह से संकुचन होते रहता है। ठीक है, और दबाते ऊपर से दबते दबते जाते खाना हमारे शरीर तक पहुंचता है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्मांकुचन, मतलब पेरिस्टलिसिस बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, उनका सर्वाइवल के लिए हम लोग उसमें से क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या निर्धारित हम लोग किया जाता है कि हम लोग जानते हैं कि वो विशेष प्रकार का जानवर जल में रहने के लिए है या नहीं है। तो उसमें हम लोग उसका पीएच निर्धारित करते हैं कि उस जानवर का, उस जीवित जीव का पीएच कितना है। ठीक है, तो पीएच मान हमको पता है, पीएच का मतलब क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप यहां से देखिए जो पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, जो कि वाटर है। 7 से पहले वाले जितने भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं वो। और 7 के बाद वाले क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब ये होते हैं क्षारीय। ठीक है, तो हमारे देखिए ह्यूमन ब्लड है, उसका पीएच मान कितना 8 है, मतलब हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो क्षारीय प्रकृति की है। ठीक है, बाकी इतने खट्टे चीज होते हैं जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, वो सब क्या है, वो सब एसिडिक है। ठीक है, बाकी साबुन है, ये सब ड्रेन क्लीनर है, ब्लीचिंग है, बेकिंग सोडा, ये सब कितने हैं, ये सब क्षारीय है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये रहा पहला सेट, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेट कैसा लगा, उसी हिसाब से मैं सेकंड सेट निर्धारित करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको मैं एकदम रिकमेंड करता हूं कि आप हमारे सारे ग्रुप से जुड़ जाएं, हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जितने सारे भी इंफॉर्मेशन होती है मैं यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए।